अगर उस पॉइंट के बाद भी हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, सेल करेंगे बेसिकली, तो हमारा प्रॉफिट डिक्लाइन हो जाएगा, हमें लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल सीधी बात है। और प्रोड्यूसर तो भाई हमेशा खुद को प्रॉफिट में रखना चाहेगा ना, वो क्यों लॉस में ले जाना चाहेगा, तो बेसिकली वो उस पॉइंट तक ही प्रोड्यूस करेगा। हाय एवरीवन, दिस इज विपुल अग्रवाल, आपका एजुकेटर। स्वागत करता हूं आपका साइंस एंड फन पर। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि है हमारा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। अगेन, इस टॉपिक को स्टार्ट कराने से पहले मैं आप लोगों से यही बोलूंगा, अगर आप इस टॉपिक को समझना चाहते हो तो प्लीज अपने आप को एक प्रोड्यूसर्स मान के चलिए। अगर आप अपने आप को एक प्रोड्यूसर मानेंगे तो आप इस चैप्टर के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा ये वाला चैप्टर, जो कि है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, और ये हमारा क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। सबसे पहले इस जो चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है बच्चों प्रॉफिट की। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रॉफिट? प्रॉफिट क्या होता है? तो प्रॉफिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ रिसीप्ट्स। रिसीप्ट्स का मतलब मैं बोल सकता हूं यहां पर रेवेन्यू। तो एक्सेस ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स ओवर द एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को मैं बोल सकता हूं कॉस्ट इंकर्ड ऑन प्रोड्यूसिंग देम। इसका सबसे अच्छा मैं एग्जांपल दूं तो मैं कह सकता हूं, फॉर एग्जांपल, कि द रेवेन्यू फ्रॉम 10 chairs is equal to rupees 20,000 and cost of producing 10 chairs 16,000। so therefore मेरा प्रॉफिट क्या होगा बच्चों? प्रॉफिट की ही तो डेफिनेशन ऊपर गिवन है। प्रॉफिट के लिए बोला तो है कि प्रॉफिट जितना ज्यादा हमारा रेवेन्यू हमारी कॉस्ट से होगा उसी का हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉफिट बोलेंगे। कि अगर मैंने 10 चेयर को बेचकर जितना पैसा मेरे पास आया, जितना रिसीप्ट मेरे पास आया, उसे मैं बोलूंगा रेवेन्यू। कि 10 चेयर को बेचने के बाद मेरे पास कितना पैसा आया? मेरे पास आया 20,000 रुपीज। और उन्हीं 10 चेयर को बनाने में मेरा कितना रुपया खर्चा हुआ? वो हुआ मेरा 16,000 रुपीज। सो देयरफॉर मेरा प्रॉफिट क्या होगा? मेरा जो प्रॉफिट होगा ना बच्चों, वो होगा रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो यहां पर बच्चों मेरा रेवेन्यू कितना है? यहां पर मेरा रेवेन्यू 20,000 है, और जो मेरा प्रॉफिट है वो कितना, सॉरी कॉस्ट है वो कितना है? 16,000 है। तो मेरा प्रॉफिट कितना निकल कर आया? मेरा प्रॉफिट निकल कर आया 4,000 रुपीज। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो प्रॉफिट बचपन से आप लोग पढ़ते हो आ रहे हो, मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ा था, सीपी एसपी, उसमें भी आपने प्रॉफिट का मतलब देखा होगा। तो प्रॉफिट इज नथिंग बट द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द कॉस्ट। कि हमारा भैया रेवेन्यू कितना ज्यादा है कॉस्ट से, उसी को हम बोलेंगे प्रॉफिट। और रेवेन्यू किसी भी चीज को बेचने के बाद जो पैसा आता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू। और जितनी भी आइटम्स हमने बेचे, जो भी प्रोडक्ट हमने बेचा, उस प्रोडक्ट की हमने जितनी भी यूनिट्स बेची, उतनी यूनिट्स को बनाने में जितना खर्चा होगा उसको बोलेंगे हम लोग कॉस्ट। तो बेसिकली प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो हमारा प्रॉफिट इस केस में कितना निकल कर आया स्टूडेंट्स? इस केस में हमारा प्रॉफिट 4,000 रुपीज निकल कर आया। चलिए फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। अभी यहाँ पर हम लोग प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का खाली थ्योरेटिकल मीनिंग समझेंगे, और आई होप आप लोगों को पूरा मीनिंग समझ में भी नहीं आएगा अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, बट डोंट वरी अबाउट इट। अभी बस आप लोग देखिए कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बोलता क्या है, समझने की कोशिश अभी करना भी मत। बेसिकली बस आप देखो बोलता क्या है। अभी जो चीजें मैं यहाँ पर समझाऊंगा, उन चीजों को बस आप अपने दिमाग में रखना और चैप्टर में आगे बढ़ना, और चैप्टर के एंड तक जाते जाते इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा। सो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वो प्राइस होता है, वो आउटपुट कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि प्राइस और आउटपुट का एक कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ अ प्राइस एंड एन आउटपुट। देखो भाई, अगर आप एक प्रोड्यूसर हो तो आप प्रोड्यूसर हो, आपको पता है कि जब मेरा प्राइस ज्यादा होगा तो मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा आइटम बेचने की, और जब मेरा प्राइस कम होगा तो मैं कोशिश करूंगा कम से कम आइटम बेचने की। भाई प्रोड्यूसर यही तो चाहता है कि अगर मान के चलो उसने कोई सी 10 रुपए की बनाई, क्लियर है। अब अगर वो 20 रुपए की बेचना चाहेगा, मैक्सिमम 20 रुपए की अगर वो बेचना चाहेगा, तो 20 रुपए पे वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट पे अपना बेचना चाहेगा, क्योंकि उसे प्रॉफिट ज्यादा होगा। और अगर 12 रुपए की बिक रही है तो 12 पे वो कम से कम बेचना चाहेगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट कम होगा। बात ही समझ में आ फिर नहीं आई? तो बेसिकली प्रोड्यूसर का साइकोलॉजी कैसी होती है कि भाई वो मैक्सिमम प्राइस पे ज्यादा से ज्यादा बेचना चाहता है। अगर प्राइस ज्यादा है तो वो ज्यादा से ज्यादा गुड्स बेचना चाहेगा, प्राइस कम है तो वो कम से कम बेचना चाहेगा। सिंपल। तो ऐसा प्राइस और ऐसा आउटपुट का कॉम्बिनेशन, यानी कि किस प्राइस पे वो कितना माल बेचे,
किस प्राइस पे वो कितना माल बेचे, तो प्राइस एंड यूनिट्स का कॉम्बिनेशन जिस पर कि उसे क्या हो, एक मैक्सिमम प्रॉफिट हो, जिस पर भी कि उसे क्या हो, एक मैक्सिमम प्रॉफिट हो। और उस पॉइंट के बाद अगर वो और ज्यादा बेचेगा, अगर उस पॉइंट के बाद वो और ज्यादा बेचेगा या फिर और ज्यादा बनाएगा, तो उसे क्या हो जाएगा, उसे लॉस हो जाएगा, उसका प्रॉफिट डिक्लाइन हो जाएगा, उसे लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर एक प्राइस होगा, एक आउटपुट होगा, एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट होगा, जिस पॉइंट पर उसे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और उस पॉइंट के बाद भी वो प्रोड्यूस करता है या सेल करता है, तो ऑफ कोर्स ही बात है बच्चों, उसको लॉस हो जाएगा। उसको क्या हो जाएगा, उसको लॉस हो जाएगा। अब इसके ना दो मेथड्स होते हैं। अगर हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो उसके दो मेथड होते हैं। पहला होता है टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट मेथड, जिसे हम TRTC अप्रोच भी बोलते हैं। और दूसरा जो उसका मेथड होता है वो होता है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, जिसे हम लोग MRMC अप्रोच भी बोलते हैं। बट ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, ये CBSE के सिलेबस में नहीं है, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस। तो आपको जो अपने लिए पढ़ना है वो पढ़ना है ये MRMC अप्रोच, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। इसके अप्रोच के थ्रू आपको मैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम समझाऊंगा। बात आ गई बच्चों आप लोगों को समझ में? आई थिंक आ गई होगी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा आसान है। बेसिकली बस आप इतना समझ लो, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वो पॉइंट, वो कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट जिसपे कि प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। अगर उस पॉइंट के बाद भी हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, सेल करेंगे बेसिकली, तो हमारा प्रॉफिट डिक्लाइन हो जाएगा, हमें लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल सीधी बात है। और प्रोड्यूसर तो भाई हमेशा खुद को प्रॉफिट में रखना चाहेगा ना, वो क्यों लॉस में ले जाना चाहेगा? तो बेसिकली वो उस पॉइंट तक ही प्रोड्यूस करेगा। आ जाओ, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, MRMC अप्रोच क्या बोलता है। अब MRMC अप्रोच को समझने से पहले हम लोग एक बार MR और MC का कर्व देख लेते हैं। हम लोग बच्चों एक बार MR और MC का कर्व देख लेते हैं, तो हमारे और अच्छे समझ में आ जाएगा। और इसी कर्व के थ्रू मैं आपको ना प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम भी समझा दूंगा। बहुत आसान है, बहुत आसान। ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, और यहां पर हम जो y एक्सिस वाला पॉइंट है वहां पर हम क्या लिखेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू एंड कॉस्ट। और बेसिकली आपको पता ही है x एक्सिस पे हमारा आउटपुट निकल कर आता है यूनिट्स में, और ये हमारा होता है क्या बच्चों, ये हमारा होता है ओरिजिन। तो जो यहाँ पर जो मैं केस मान के चल रहा हूँ, वो मान के चल रहा हूँ कि जो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है। मैं मार्जिनल रेवेन्यू इज कांस्टेंट। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं जितने भी आउटपुट बेचूंगा, तो हर एडिशनल आउटपुट बेचने के बाद मेरे को जो रेवेन्यू होने वाला है वो हर केस में सेम होने वाला है। अगर मैं 5th यूनिट बेचूंगा तो उससे जो आउटपुट मिलेगा वो सेम होगा जो मैं 7th यूनिट बेचूंगा उस आउटपुट के। तो बेसिकली जितनी भी मैं एक एडिशनल आउटपुट बेचूंगा, हर एडिशनल आउटपुट से जो मेरे को रेवेन्यू मिलने वाला है वो रेवेन्यू स्टूडेंट सेम होगा, वो रेवेन्यू इक्वल होगा आपस में। ठीक है। तो जब मेरा मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट है, तो बच्चों एक ऐसी लाइन बनेगी या फिर नहीं बनेगी? ये मेरी MR की लाइन बन गई, बिकॉज द MR इज कांस्टेंट। हर यूनिट पे जो MR होने वाला है वो कोई एक नंबर होगा, और वो नंबर हर बार कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ये मैंने आपको पहले पढ़ाया भी था जब रेवेन्यू वाला चैप्टर में पढ़ा रहा था। क्लियर है? अब इसके बाद जो मेरा मार्जिनल कॉस्ट बनेगा, वो मार्जिनल कॉस्ट का जो ग्राफ था स्टूडेंट्स, वो कुछ इस तरीके का होता था या फिर नहीं होता था। मार्जिनल कॉस्ट जो मैंने आपको कॉस्ट वाले चैप्टर में पढ़ाया था, तो मार्जिनल कॉस्ट में मैंने आप लोगों को यह बताया था कि जो मेरी मार्जिनल कॉस्ट होती है वो पहले तो डिक्लाइन करेगी, फिर एक पॉइंट पे वो मिनिमम पहुंचेगी, और फिर उस मिनिमम पॉइंट के बाद वो वापस से राइज करना स्टार्ट कर देगी। ये चीज बताई थी। क्लियर है? तो बेसिकली जो मेरा MR और MC को अगर मैं एक ग्राफ के ऊपर शो करूं, तो मेरा कुछ ग्राफ इस तरीके से बनेगा। क्लियर है या फिर नहीं? कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके गुड। मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, ये मेरा रेवेन्यू चल रहा है, ये मेरी मार्जिनल कॉस्ट चल रही है। तो बेसिकली जो मैंने क्या बोलते हैं, मेरा प्रोडक्शन का कॉस्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ। जो मेरा पहला जो मैंने गुड्स प्रोड्यूस करा होगा उसकी कॉस्ट मेरी ये आई होगी। क्लियर बात है या नहीं है? अब भाई स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट पर आकर क्या हुआ, इस पॉइंट पर आकर जो मेरा एक यूनिट का जो मेरा रेवेन्यू था वो बराबर हुआ मेरी कॉस्ट के। हाँ या ना?
इस पॉइंट पर आकर, मतलब जब मैं पहला यूनिट बनाऊंगा, ऑफ कोर्स ही बात है कि उसका जो कॉस्ट होगा वो मेरे रेवेन्यू से ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं मात्र एक यूनिट बना रहा हूँ। बट जैसे जैसे मैं यूनिट और बनाना स्टार्ट करूंगा तो मेरा कॉस्ट कम होना स्टार्ट कर जाएगा, ये मैंने बताया था आप लोगों को। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहाँ पर जो मेरा रेवेन्यू होगा वो मेरी कॉस्ट के बराबर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चों मेरे को प्रॉफिट होना किस टाइम पे स्टार्ट होगा? प्रॉफिट होना यहाँ से स्टार्ट होगा जब मेरा मार्जिनल रेवेन्यू जो है मेरी मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो एरिया, ये वाला एरिया मेरे को क्या बताएगा कि जो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू है वो मेरे मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा है। और आप ऐसा ग्राफ के अंदर देख भी पा रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम इसमें? तो बेसिकली यहीं पे मेरे को प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा, यहीं पर मेरे को प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। भाई जैसे 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 मैं और यूनिट प्रोड्यूस करूंगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां पर मेरे का एक यूनिट का कॉस्ट एक यूनिट के रेवेन्यू के बराबर होगा, और उसके बाद मेरे को प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इस एरिया में मेरे को प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है, नहीं क्लियर है? और फिर जैसे जैसे मैं यूनिट्स बढ़ाता चला जाऊंगा वैसे वैसे मेरा प्रॉफिट और बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे मेरा वैसे वैसे मेरा प्रॉफिट और बढ़ता चला जाएगा। अगर आप यहाँ पर भी ध्यान से देखोगे, अगर मैं कम यूनिट बना रहा हूँ तो इतना प्रॉफिट हो रहा है, फिर यूनिट बढ़ा रहा हूँ तो और प्रॉफिट बढ़ रहा है, फिर और बढ़ रहा है, फिर बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, फिर एक टाइम पे जाके मेरे को प्रॉफिट होना बंद हो गया इस पॉइंट पर। अब भाई इस पॉइंट पर मेरे को प्रॉफिट होना क्यों बंद हो गया? क्योंकि मेरा मार्जिनल कॉस्ट होता है वो दोबारा से बढ़ना स्टार्ट कर गया। भाई मैंने आपको यही तो बताया था कि मार्जिनल कॉस्ट स्टार्टिंग में डिक्लाइन करता है, तो जब तक मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन करके एमआर के नीचे पहुंचा, जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन करते करते मेरे मार्जिनल रेवेन्यू के नीचे पहुंचा, मेरे को प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया। हो गया फिर नहीं हो गया? यहाँ पर मेरे को प्रॉफिट होना स्टार्ट, बिल्कुल मेरे को प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया। और वो जो मेरा प्रॉफिट था क्या बोलते हैं, वो इस पॉइंट पर जाके खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब मेरा मार्जिनल कॉस्ट दोबारा से बढ़ना स्टार्ट कर गया है। तो मेरा कॉस्ट बढ़कर जहां पर दोबारा से मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर पहुंच जाएगा, वहां पर मेरा प्रॉफिट होना बंद हो जाएगा। तो मेरे को आप एज अ प्रोड्यूसर ये बताओ कि मैं आपको ना 3 पॉइंट बता रहा हूं कि आप कहां तक प्रोड्यूस करोगे। भाई आप पॉइंट नंबर ए तक प्रोड्यूस करोगे, पॉइंट नंबर बी तक प्रोड्यूस करोगे, या बी के बाद भी, यानी कि यहाँ पर जो रेंज सी है इस पर भी प्रोड्यूस करना स्टार्ट करोगे। मेरे को अब अपने कॉमन सेंस से मेरे को ये चीज बताओ कि आप किस जगह तक अपना प्रोड्यूस करोगे, मामला किस जगह तक आप अपना प्रोडक्शन करोगे। भाई चलो ए पे चेक करके देखते हैं। अगर मैं ए तक अपना प्रोडक्शन करता हूं, मैंने मान के चलो यहां से अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करा, मैंने अपना प्रोडक्शन इस पॉइंट से स्टार्ट करके ए पॉइंट तक लेकर गया। बच्चों मेरे को तो प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, तो फिर मैं प्रोड्यूसर कैसा? मैं भाई प्रोड्यूस तो कर रहा हूं प्रॉफिट के लिए, लेकिन ए पॉइंट तक अगर मैं प्रोड्यूस करूंगा तो मेरे को प्रॉफिट कहां पर हो रहा है? मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रहा। बात आई समझ में? तो सीधी सी बात है कि मुझे आगे भी प्रोडक्शन करना पड़ेगा। मैं प्रोडक्शन करता चला गया। अब सपोज करो बीच में एक पॉइंट ऐसा आया, पॉइंट नंबर डी एक ऐसा आया कि मुझे लगा यहां पर मेरे को अपना प्रोडक्शन रोक देना चाहिए। बट अगर मैं यहां पर अपना प्रोडक्शन रोक दूंगा, इन केस अगर मैं यहां पर अपना प्रोडक्शन रोक दूंगा, तो मेरे को कितना प्रॉफिट होने वाला है? भाई मेरे को मात्र ये प्रॉफिट होगा, फिर ये चीज इतना प्रॉफिट होगा, यानी कि मैं अपना आगे वाला प्रॉफिट तो कमा ही नहीं रहा। तो यानी कि भाई मेरे को बीच में भी अपना प्रोडक्शन नहीं रोकना, ये बात मुझे समझ में आ गई। क्योंकि अगर मैंने बीच में अपना प्रोडक्शन रोका, तो मुझे आगे का प्रॉफिट नसीब नहीं होगा। तो बेसिकली अब आता है मेरा बी पॉइंट। अगर मैं बी पॉइंट तक प्रोडक्शन करूंगा, तो मैं इतना प्रॉफिट कमाऊंगा, इतना ये प्रॉफिट कमाऊंगा मैं, ये वाला। और इस पूरे ग्राफ के अंदर मेरे को यही प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली अगर मैं बी पॉइंट तक अपना प्रोडक्शन करूंगा, तो मैं जितना भी प्रॉफिट कमा सकता था मैंने वो सारा प्रॉफिट कमा लिया। और एज अ प्रोड्यूसर मेरे को यही तो करना है कि मुझे अपना सारा प्रॉफिट निकाल लेना। तो बी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर मेरा प्रॉफिट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। जहां पर मेरा प्रॉफिट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। यानी कि बी पॉइंट ही मुझे क्या बताएगा? मेरा इक्विलिब्रियम बताएगा। बी पॉइंट ही मेरा क्या बताएगा? इक्विलिब्रियम मेरे को बताएगा। बेसिक सिंपल, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर मैं यहाँ कहीं भी प्रॉफिट लेता, यहाँ कहीं भी मैं अपना प्रोडक्शन रोक देता, अगर मैं इस पॉइंट पर अपना प्रोडक्शन रोकता, तो ये आगे का प्रॉफिट मैं कमा ही नहीं पाता। तो यानी कि प्रॉफिट मेरा फिर भी बी पॉइंट से कम ही रहता। बात आई समझ में नहीं आई? अब कुछ बच्चों को डाउट में होगा, सर सी रेंज में क्यों नहीं जा सकते? बच्चों अगर आप सी रेंज में जाओगे तो आपको ये लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। ये लॉस है आपका, क्योंकि आपकी कॉस्ट आपकी रेवेन्यू से ज्यादा है। तो आप बी पॉइंट के बाद ही प्रोडक्शन करोगे तो इस प्रॉफिट में से ना ये वाला लॉस माइनस करते चल लेना, तो आपका इवेंचुअली बी पॉइंट के बाद आपका प्रॉफिट कम होना स्टार्ट हो जाएगा।
और यही तो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन में पढ़ा था। इक्विलिब्रियम यानी कि वो पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो, और हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम कब हो रहा है, बी पॉइंट पर। क्योंकि अगर मैं पूरे ग्राफ में देखूं तो मेरे को जो येलो लाइंस दिख रही हैं वो इतनी ही एरिया में दिख रही हैं, यानी कि यही मेरा प्रॉफिट है, बस यही मेरा प्रॉफिट है। और इस पूरे प्रॉफिट को मैं कैसे कमा पा रहा हूं, जब तक मैं बी पॉइंट तक प्रोडक्शन कर रहा हूं। अगर बी पॉइंट के बाद मैंने प्रोडक्शन करा तो मेरे को लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, और यहां से मेरे को मान के चलो कि यहां से मेरे को प्रॉफिट हुआ 50,000 रुपए का फॉर एग्जाम्पल, और यहां से इस जगह से क्योंकि लॉस होगा इस जगह पर, सपोज करो 10,000 रुपए का लॉस हो गया, तो बच्चों बताना जब 50,000 का प्रॉफिट और 10,000 रुपए का लॉस, तो एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ मेरे को, 40,000 ही तो हुआ। तो यानी कि आगे तो मुझे प्रोडक्शन करना ही नहीं है, वो मेरा प्रॉफिट क्या कर देगा, कम कर देगा। वो मेरा प्रॉफिट क्या कर देगा बच्चों, कम कर देगा। तो बस आपको इतनी सी बात देखनी है कि इस फिगर के अंदर जो प्रॉफिट दिख रहा है वो येलो वाली लाइंस में दिख रहा है। अब ये वाला सारा प्रॉफिट मैं कैसे कमाऊंगा, ये वाला सारा प्रॉफिट मैं तभी कमा सकता हूं, तभी मेरे लिए पॉसिबल है जब मैं बी पॉइंट तक अपना क्या करूंगा, मैं अपना बी पॉइंट तक प्रोडक्शन करूंगा। बस इतनी सी बात है, इतनी सी ही बात है। बात आ गई समझ में। और अब फिर देख लेते हैं ना किस किस जगह पे प्रोडक्शन हो रहा है। भाई एक बात मेरे को समझ में आई कि ए पॉइंट एक ऐसा पॉइंट था, एक मेरा ए ऐसा पॉइंट था जहां पर कि जो मेरा एमसी था वो मेरे एमआर के बराबर था, हाँ या ना। और मेरा बी पॉइंट भी एक ऐसा पॉइंट था जहां भी मेरा एमसी और एमआर के बराबर था। तो बेसिकली भाई मुझे ए और बी में से कोई एक पॉइंट ही चुनना है ना जो मेरा इक्विलिब्रियम होगा। मैंने कौन सा पॉइंट चुना था, बी पॉइंट चुना था। बी पॉइंट पे यही कंडीशन निकल कर आ रही है कि मेरा एम सी इजिकल टू एम आर है, यानी कि ये तो मेरी कंडीशन नंबर 1 हो गई पक्का। अब यानी कि ये भी यार सेम चीज है, तो हम डिफरेंस कैसे करेंगे ए और बी पॉइंट के अंदर। सुनो मेरी बात, अगर मैं ए पॉइंट पे देखूंगा तो मेरा एम सी ए पॉइंट के बाद एम आर के नीचे जा रहा है, यानी कि अगर मैं ए को इवेल्युएट करूं तो ए के बाद जो है मेरा एम सी एम आर के नीचे जा रहा है, हाँ या ना। तो भाई जब एम सी एम आर के नीचे जाएगा वहीं तो मेरे को प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा, तो यानी कि ए पॉइंट मेरा नहीं होगा, ए पॉइंट मेरा नहीं होगा। मेरा पॉइंट क्या होगा कि उस पॉइंट के बाद मेरा एम सी जो है एम आर के बड़ा हो। तो यानी कि कंडीशन नंबर 1 ये बनकर आई, तो कंडीशन नंबर 2 क्या बनकर आएगी कि आफ्टर एम सी बराबर एम आर, एम सी एम आर के बाद जब जिस पॉइंट पर यानी कि पॉइंट नंबर बी पर अगर मेरा एम सी बराबर था एम आर के, तो एम सी बराबर एम आर होने के बाद जो मेरा एम सी होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए एम आर के। ये मेरी कंडीशन नंबर 2 बनकर आ गई। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो बस ये दो ही कंडीशन आप लोगों को इक्विलिब्रियम वाले केस में याद करके रखनी है। पहली कंडीशन क्या कि मेरा एम आर बराबर होगा मेरे एम सी के, कि माई एम आर विल बी इक्वल टू माई एम सी, एम आर विल बी इक्वल टू द एम सी, एंड आफ्टर एम आर इज इक्वल टू एम सी जो मेरा एम सी होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए एम आर से। बस ये दो कंडीशन आपको याद करके चलनी है, और यही दो कंडीशन आपको इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़नी है। सो बेसिकली एम आर इज इक्वल टू एम सी अप्रोच में, एम आर इज इक्वल टू एम सी अप्रोच में, according to the MR-MC approach, producer's equilibrium refers to the stage, उस स्टेज के ऊपर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता है जिस पर जो हमारा आउटपुट लेवल है, एट विच आउटपुट लेवल क्या होना चाहिए। भाई मेरा आउटपुट लेवल क्या था, अगर आप इस ग्राफ में देखोगे तो व्हाट इज माय आउटपुट लेवल। अगर मैं यहां से एक सेकंड रुकना, भाई मेरे को इक्विलिब्रियम कहां पर हो रहा था, मेरे को इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पर हो रहा था ना। तो इस पॉइंट पर तक ही मैं प्रोडक्शन करूंगा, तो मैं प्रोडक्शन कहां तक करूंगा, मैं मान के चलो प्रोडक्शन क्यू तक करूंगा। तो जो मेरा प्रोडक्शन करना है वो मेरे को कहां तक करना है, क्यू तक करना है। मुझे को प्रोडक्शन अपना क्या कहां तक करना है, क्यू यूनिट्स तक करना है। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मेरे को मिलेगा कहां पर, ओ क्यू। जब मैं ओ क्यू यूनिट्स को प्रोड्यूस करूंगा, ओ से लेकर क्यू यूनिट को प्रोड्यूस करूंगा, वहीं पर मेरा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मेरे को मिल जाएगा। इतनी सी बात निकल कर आई। तो यानी कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मेरे को उस आउटपुट लेवल पर मिलेगा, उस आउटपुट लेवल पर मिलेगा जिस आउटपुट लेवल पर क्या होगा, दो चीजें हो रही होंगी। जिस आउटपुट लेवल पर दो चीजें हो रही होंगी, पहली चीज मेरी क्या होगी कि मेरा जो एम आर होगा वो मेरे एम सी के बराबर होगा, एम आर विल इक्वल टू एम सी। और सेकेंड कंडीशन क्या थी, सेकेंड कंडीशन क्या थी कि आफ्टर एम आर इज इक्वल टू एम सी, तो जो मेरा एम आर होना चाहिए या जो मेरा एम सी होना चाहिए, एम सी विल बी हायर, एम सी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, किससे, एम आर से, सॉरी एम सी, यहां पर एम सी आएगा, तो एम सी मेरा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए किससे, एम आर से।
तो आई थिंक आप लोगों को ना ग्राफ के थ्रू भी ये बात आप लोगों को पूरे अच्छे से समझ में आ गई होगी। ग्राफ के थ्रू भी ये बात आप लोगों को पूरे अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्या बोलते हैं, जब मेरा मार्जिनल रेवेन्यू क्या कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, तो ऐसा मेरा कुछ ग्राफ बनकर आएगा। क्लियर है या नहीं है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। ये वही कंडीशन है जहां पर मेरा प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। तो जब मेरा प्राइस कांस्टेंट होगा तो यानी कि यार क्या है कि मेरा एमआरपी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। ये लास्ट क्लास में मैंने सब पढ़ा दिया था आपको, कॉस्ट के कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट, लास्ट कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको सब पढ़ा दिए थे जो प्रोड्यूसर्स के अंदर ही आते थे। अब आइए देखिए जरा इसके अंदर बच्चों टोटल रेवेन्यू क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो टोटल रेवेन्यू 12:1 12 ही होगा, 12:2 24 होगा, 12:3 36 होगा, 12:4 48 होगा, 12 60, 12 72। क्लियर है नहीं क्लियर है। और ये मेरा टोटल कॉस्ट गिवन है। अब मेरे से पूछ रहा है मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट निकालना। मार्जिनल कॉस्ट पहली यूनिट की 12 ही होगी, दूसरी यूनिट की 24 माइनस 12 ही होगी, 36 माइनस 24 12 ही होगी, ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा। तो मैंने अपना मार्जिनल रेवेन्यू निकाल लिया। बेसिकली मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू ऑफ n यूनिट्स माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस 1 यूनिट्स। अगर मैं इसका निकालूंगा मार्जिनल रेवेन्यू तो पहला 12 आएगा, दूसरे यूनिट का 12 माइनस 24 12 आएगा, तीसरे यूनिट का 36 माइनस 24 12 आएगा। तो आपको यहाँ पता लग गया होगा व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट एमआर इज आल्सो कांस्टेंट एंड एमआर इज इक्वल टू प्राइस व्हेन द प्राइस इज कांस्टेंट। ये सब लास्ट क्लास में मैंने बताया था। अब मेरे को निकालना है मार्जिनल कॉस्ट। एमसी क्या है मेरा, मार्जिनल कॉस्ट है। आओ देखो भाई 25 माइनस 13 कितना होता है, तो ये तो दूसरे यूनिट का निकल कर आएगा 12, पहले यूनिट का 13 ही मान लेते हैं, है ना। पहले मैंने बोला मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन करता है। ये कितना निकल कर आया, ये मेरा निकल कर आया 9, ये मेरा कितना निकल कर आया, ये निकल कर आया मेरा 8, फिर ये निकल कर आया मेरा 12 और ये निकल कर आया मेरा 14। तो ये मेरा निकल कर आ गया क्या बच्चों, एमसी निकल कर आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब यहाँ पर भी आप क्या देख रहे हो कि जो मेरा एमआर है वो कांस्टेंट है। जब मेरा एमआर कांस्टेंट है तो मेरी लाइन कैसी बनेगी, एमआर वाली स्ट्रेट बनेगी। क्लियर है। और एमसी भी अगर आप यहाँ पर देख रहे होगे तो पहले एमसी डिक्लाइन कर रही है, देखो 13 से डिक्लाइन होकर 8 पर आ गई, फिर उसका राइज करना स्टार्ट करी, यानी कि 8 से लेकर 14 तक दोबारा से पहुंच गई है। कोई प्रॉब्लम, ओके। अगर मैं इस एग्जाम्पल में आप लोगों को दिखाऊं तो इस एग्जाम्पल में भी आप ऐसा देख पा रहे होंगे कि एम आर इज इक्वल टू एम सी दो जगह पर है, एक जगह पर तो ये रहा और एक जगह पर ये रहा। अगर मैं आपको शेड्यूल की हेल्प से समझाऊं, टेबल की हेल्प से समझाऊं, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो मेरा एम आर इज इक्वल टू एम सी है वो भी दो जगह पर हो रहा है, एक इस जगह पर एक इस जगह पर। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है ना। बट मेरे को कौन सा वाला लेना है, मेरे को ये वाला लेना है। क्यों ये वाला लेना है, क्योंकि मेरा MC उसके बाद MR से बड़ा होना चाहिए। तो भाई अगर मैं इस वाले पॉइंट पर देखता तो यहाँ पर तो मेरा MC जो है MR से छोटा है, तो ये तो कंडीशन में है नहीं, तो ये तो नहीं होगा। इस पॉइंट में मैं क्या देख रहा हूँ, इसके बाद जो मेरा MC है वो मेरा MR से बड़ा है, तो बेसिकली यही वाला मेरा पॉइंट निकल कर आना चाहिए। अब आगे प्रॉफिट देखते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट प्रॉफिट कितना होगा, -1। यहाँ पे कितना होगा, 24 माइनस 25 -1। यहाँ पर 36 माइनस 34 2, 48 माइनस 42 6, 60 माइनस 54 6 और 72 माइनस 68 कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर भी आप क्या देख रहे हो, जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो क्या है, 6 है। और 6 किस पे आ रहा है, 6 वापस से इसी पॉइंट पर आ रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मेरा जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 6 यूनिट्स का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है। और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर मैं कितनी यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं 5 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहा हूं। मैं क्या कितनी यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहा हूं, 5 यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहा हूं। यानी कि अगर मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है तो मुझे कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी चाहिए, 5 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी चाहिए। तो मेरी कितनी यूनिट्स में प्रोड्यूस करूंगा, 5 करूंगा। जैसे ही मैं 6 यूनिट को प्रोड्यूस करूंगा मेरा प्रॉफिट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली मैं अपना नुकसान कर रहा हूं, तो वो तो मैं 6 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा नहीं, 5वीं यूनिट पर आकर अपना प्रोडक्शन में खत्म कर दूंगा। उसके बाद प्रोड्यूस नहीं करने वाला, उसके बाद मैं प्रोड्यूस नहीं करूंगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि जब हमारा प्राइस कांस्टेंट होता है तो हम लोग इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम लोग अपना इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड आउट करते हैं, व्हेन द प्राइसेस आर कांस्टेंट। और उसका ग्राफ क्या है बच्चों, उसका ग्राफ ये आपके सामने है। क्लियर है। तो एग्जाम में अगर आपके सामने क्वेश्चन आए तो आपको क्या लिखना है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो बच्चों आपको क्या लिखना है, तो जब आपसे पूछा जाए व्हेन द प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, तो इसकी कंडीशन क्या होंगी, इसकी कंडीशन यही होने वाली है।
सेम यही कंडीशन होने वाली है, चाहे प्राइस आपका कांस्टेंट है, प्राइस आपका कांस्टेंट नहीं है, आपकी कंडीशन यही होने वाली है। यही दो कंडीशन है जिस पे कि हमारा इक्विलिब्रियम जो है मिलने वाला है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। क्लियर बात है या नहीं है? MRMC अप्रोच के साथ पेपर में MRMC अप्रोच पूछेगा, यही आपको लिख कर आना है। अब ये लिख कर आने के बाद आप एक काम करना है, एक ये वाला ग्राफ बना देना। इस ग्राफ को अच्छे से अपनी हैंडबुक पे, सॉरी नोटबुक पे बना लो, और इस ग्राफ को बनाने के बाद एक इस तरीके से टेबल बनाया ना, आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं, पूरे नंबर मिलने वाले हैं। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम व्हेन प्राइस फॉल्स विद द राइज इन आउटपुट। व्हेन द प्राइस फॉल्स विद द राइज इन आउटपुट, और ये बच्चों कब होता था? ये हमारा इम्परफेक्ट कंपटीशन में होता था। ये कब होता था? हमारा इम्परफेक्ट कंपटीशन। ये लास्ट क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को, है ना। और परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता था? हमारा प्राइस सेम रहता था। परफेक्ट कंपटीशन में हमारा प्राइस कैसा रहता था? सेम रहता था। ये किसका एग्जांपल था? परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल था। परफेक्ट कंपटीशन की जब बात करेंगे तो इसका मतलब आप लोगों को तुरंत समझ जाना चाहिए कि प्राइस हमारा कांस्टेंट है। जब इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करेंगे तब आपको समझ लेना चाहिए कि हमारा प्राइस हो रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है, तो प्राइस हमारा कम होता चला जा रहा है। आओ एक बार इसको भी देखते हैं बच्चों। इसमें भी ना सेम ही ग्राफ बनेगा, अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर भी बच्चों सेम ही ग्राफ आपका बनने वाला है, बट इसके अंदर एक चेंजेस होगा, वो होगा हमारा प्राइस का ग्राफ। बट कंडीशन चेंज नहीं होंगी। मैं वापस से आप लोगों को बता रहा हूँ, कंडीशन चेंज नहीं होंगी। तो ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू एंड कॉस्ट हमारा वाई एक्सिस पर, मार्जिनल रेवेन्यू एंड कॉस्ट, और ये हमारा क्या है? ये हमारा आउटपुट। ये हमारा क्या है? ये हमारा आउटपुट है। क्योंकि यहां पर मार्जिनल रेवेन्यू आउटपुट बढ़ने के साथ साथ कम हो रहा है, तो क्या मैं बच्चों ये बोल सकता हूं कि मेरा मार्जिनल रेवेन्यू कुछ इस तरीके से बनेगा? ये मेरा मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व हो गया, आया ना? कोई आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम है। आपको मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, जिस बच्चे ने लास्ट क्लास बहुत अच्छे से पढ़ी है ना, उसको तो कोई प्रॉब्लम होने ही नहीं वाली। अब देखो मेरा मार्जिनल कॉस्ट का कर्व कुछ इस तरीके से बन रहा था। बच्चों कंडीशन तो सेम है, बस वहां पर पहली लाइन ये क्या थी? स्ट्रेट थी। यहाँ पर क्या है? थोड़ी सी नीचे झुकी हुई है। ये मेरा मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है, यहाँ पर मेरा मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है। और ये किस किस कंडीशन में मैं बना रहा हूँ? अब मेरा क्या है? मार्जिनल कॉस्ट, सॉरी, अब जो मेरा मार्जिनल रेवेन्यू है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज विद राइज इन आउटपुट। जैसे मेरा आउटपुट राइज कर रहा है, अब मेरा मार्जिनल रेवेन्यू कम होता चला जा रहा है। ये अब दूसरे वाले केस का है। क्लियर है? यहाँ पर भी आप सेम यही चीज देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी आप सेम एक ही चीज देख पा रहे होंगे कि 2 पॉइंट पर जाकर मेरा MR और MC बराबर है, पॉइंट नंबर A और पॉइंट नंबर B पर। क्लियर है? और मेरे को प्रॉफिट कब होना स्टार्ट होगा? जब मेरा मार्जिनल कॉस्ट जो है MR के नीचे जाना स्टार्ट करेगा, यानी कि इस पॉइंट के बाद बच्चों मेरे को प्रॉफिट होना क्या होगा? होना स्टार्ट होगा इस पॉइंट के बाद। कोई बात नहीं। अब एक बात बताओ मेरे को, मैं अगर ए पॉइंट पर अपना प्रोडक्शन रोक दूंगा तो मेरे को तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं। मुझे तो प्रोडक्शन वहां तक करना है ना जहां तक मुझे सारा प्रॉफिट मिल जाए। सारा प्रॉफिट कहां तक मिलेगा? बी तक ही मिलने वाला है। क्लियर बात है या नहीं है? तो यानी कि सीधी सी बात है कि मैं प्रॉफिट कहां तक करूंगा? जहां तक मेरे को बी पॉइंट तक, मैं बी पॉइंट तक अपना ये सारा प्रॉफिट कमा के अपनी जेब में रख लूंगा। तो यानी कि बी पॉइंट पर क्या है मेरा? MR इज इक्वल टू MC है या ना? क्लियर बात है या नहीं है? और अगर मैंने बी पॉइंट के बाद भी प्रॉफिट करना स्टार्ट, प्रोडक्शन करना स्टार्ट करा, तो ये मेरा लॉस का घर है। इसके बाद मेरे को क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? ये मेरे को लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। मुझे लॉसेस नहीं करने हैं, तो यानी कि मैं इसके आगे प्रोडक्शन नहीं करूंगा, क्योंकि ग्रीन वाला पोर्शन मेरा लॉस है, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा येलो वाले पोर्शन को कम करता चला जाएगा बाद में। क्लियर है या नहीं है? लास्ट अभी बताया था मैंने। तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। यहाँ पर भी सेम केस बनना है बेटा। लाइन झुकने की वजह से जो है कोई कंडीशंस नहीं बदल रही हैं, तो यहाँ पर भी सेम यही है। मैं ए वाला पॉइंट नहीं लूंगा, बी वाला पॉइंट लूंगा, जहाँ पर मेरा MR किसके बराबर है? मेरा MC के बराबर है। और सेम वही चीज बन रही है कि भाई मेरा जो MC है वो क्या हो रहा है? मेरा MC क्या है? ज्यादा है किससे? MR से। कब? आफ्टर MC इज इक्वल टू MR। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं इधर के बाद, तो भाई मेरा MC जो है वो कम हो रहा है, बट मुझे क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। तो ज्यादा कब हो रहा है? इस पॉइंट के बाद। तो यही मेरे आगे दो सेम कंडीशन बनकर आई हैं। तो चाहे आपका प्राइस कांस्टेंट हो, चाहे आपका प्राइस
डिक्रीजिंग हो। क्लियर बात है या नहीं है? कंडीशन दोनों वही लगनी है, एम आर इज इक्वल टू एम सी एंड एम सी विल बी ग्रेटर देन एम आर आफ्टर एम आर इज इक्वल टू एम सी। वही दोनों कंडीशन आप लोगों की लगनी है दोनों केसेस के अंदर, नथिंग विल चेंज। बट थोड़ा सा ग्राफ बदल जाए, ग्राफ के अंदर आपको एम आर थोड़ा सा झुकाना पड़ेगा क्योंकि एम आर डिक्रीज हो रहा है। दूसरी चीज जो आपका स्केड्यूल बनेगा वो भी थोड़ा सा बच्चों क्या हो जाएगा, वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आओ देखो, अब इसके अंदर मैं देखूं तो जब मेरा प्राइस ये है तो यानी कि एक यूनिट अगर मैं 8 रुपए बेचूंगा तो 8 कमाऊंगा। 7 रुपए पे, अब देखो देख रहे हो ना, यूनिट भरते ही प्राइस कम हो गया, तो 7 रुपए पे 2 यूनिट बेचूंगा तो 14 आएगा। 6 रुपए पे 3 यूनिट बेचूंगा तो 18 आएगा। 5 रुपए पे 4 यूनिट बेचूंगा तो 20 आएगा, और 4 रुपए 5 यूनिट बेचूंगा तो भी मेरा 20 ही आएगा। क्लियर है या नहीं है? टोटल कॉस्ट ये मेरे पास गिवन है। अब मुझे मार्जिनल रेवेन्यू निकालना, तो पहले यूनिट मार्जिनल रेवेन्यू 8 होगा, क्लियर बात है। दूसरे का कितना होगा, 6 होगा। थर्ड का कितना होगा, 4 होगा। फिर इसका 2 होगा, फिर इसका 0 होगा। इसका निकालने बैठूंगा 6, 5, 4, 5 और 6। यहाँ पे आप देख रहे हो मार्जिनल कॉस्ट पहले डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, फिर मिनिमम पॉइंट पर जाने के बाद इंक्रीज करना स्टार्ट कर रहा है। अगर मैं इसमें प्रॉफिट कैलकुलेट करूं तो टी आर माइनस टी सी, पहले का प्रॉफिट 2 आएगा, 14 माइनस 11 3 आएगा, 18 माइनस 15 3 आएगा, 20 माइनस 20 0 आएगा, और एंड में 20 माइनस 26 माइनस 6 हो जाएगा। अब इस केस में भी आप लोग देखोगे मैं एम आर इजिकल टू एम सी ढूंढता हूँ, तो एम आर इजिकल टू एम सी, इस केस में कहीं ना कहीं मेरे को जो एम आर इजिकल टू एम सी मिलने वाला है ना, वो इन दोनों पॉइंट के बीच में मिलने वाला है। पहला इन दोनों पॉइंट के बीच में, कि ये 6 से 4 हो गया, 5 से 4 हो गया, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं मेरे को पहला एम आर इजिकल टू एम सी दिखाई देगा। क्लियर बात है या नहीं है? और दूसरा एम आर इजिकल टू एम सी मेरे आगे ये रहा। क्लियर है? तो बेसिकली मेरे को एक ही एम आर इजिकल टू एम सी दिखाई दे रहा है। तो एम आर इजिकल टू एम सी पे मैं पहली कंडीशन तो मिल गई, अब इस कंडीशन पे मेरे को दूसरी कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी, यानी कि दोनों कंडीशंस मेरी सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या आती है कि मेरा एम आर जो है ज्यादा होना चाहिए एम सी से, सॉरी मेरा एम सी जो है एम आर से ज्यादा होना चाहिए आफ्टर इजिकल टू एम आर इजिकल टू एम सी। तो एम आर इजिकल टू एम सी है ना, अब इसके बाद मैं एम सी देखूंगा, मेरा एम आर से ज्यादा होना चाहिए। तो क्या 5 2 से बड़ा है? हाँ है। बेस यही मेरा इक्विलिब्रियम है। तो बेसिकली इस केस के अंदर मेरे को यूनिट नंबर 3 पर मेरा इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। मेरे को कितने यूनिट पे इक्विलिब्रियम मिल जाएगा? इधर जाके मेरे को अपना इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। तो इस केस में ओ क्यू पे मैं कितनी यूनिट्स को प्रोड्यूस करूंगा? ओ क्यू यूनिट्स प्रोड्यूस करने वाला हूं। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, कोई आपके आगे प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, मैं आपको एक बार शॉर्ट में फिर से चैप्टर पूरा बता देता हूँ, बहुत ही ज्यादा आसान है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब जहाँ पे प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करेगा, और उसके बाद अगर प्रोड्यूसर ने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करा रखा, कंटिन्यू रखा, तो उसे लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, उसका प्रॉफिट डिक्लाइन होगा, इवेंचुअली वो लॉसेस में पहुंच जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? अब इसके ना 2 अप्रोच है, एक है हमारा टीआरटीसी अप्रोच, एक है हमारा एमआरएमसी अप्रोच। टीआरटीसी अप्रोच हमारे सिलेबस में है नहीं, हमें पढ़ना है खाली एमआरएमसी अप्रोच। अब एमआरएमसी अप्रोच पढ़ने के अंदर भी 2 सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन जो है हमारे आगे वो ये है व्हेन द प्राइस रिमेंस कांस्टेंट। जब प्राइस कांस्टेंट होगा तो एमआर भी मेरा कांस्टेंट रहने वाला है। और दूसरी सिचुएशन ये है कि मेरा जो एमआर होगा वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर जाएगा, यानी कि जो मेरा प्राइस होगा वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर जाएगा। जितनी ज्यादा मैं यूनिट्स को प्रोड्यूस करूंगा तो मेरा एमआर भी डिक्लाइन करेगा। क्लियर है? जब एम आर इजिकल टू, और दोनों केसेस में जो मेरा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस होंगी वो सेम रहेंगी, यानी कि 2 ही कंडीशन रहेंगी। पहली कंडीशन एम आर इजिकल टू एम सी, और उसके साथ दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जो मेरा एम सी है वो बड़ा होना चाहिए एम आर के, आफ्टर एम आर इजिकल टू एम सी। व्हेन द प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, जब प्राइस कांस्टेंट होगा जो एम आर की लाइन बनेगी वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, और वापस से वही एम आर और एम सी जो है एम आर को 2 जगह पे काटेगा। तो हमें आगे वाला पॉइंट अपना इक्विलिब्रियम लेना है। जब हमारा प्राइस डिक्रीज होना स्टार्ट होगा तो हमारी जो प्राइस लाइन बनेगी वो थोड़ी सी झुकी हुई बनेगी, एमआर की लाइन जो थोड़ी सी झुकी हुई बनेगी। क्लियर है या नहीं है? यहाँ पर भी सेम तरीके से एमसी कर्व 2 बार ही इसे काटेगा, और मेरे को मैक्सिमम जो प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि जो पूरा येलो वाला प्रॉफिट जो मेरे को मिल रहा है वो मेरे को बी पॉइंट पर जाके मिल रहा है, जहाँ पर एम आर इजिकल टू एम सी है, और उस पॉइंट के बाद मेरा एम सी जो है एम आर से बढ़ा जा रहा है। पर इतना सा ही इस चैप्टर के अंदर है, इसके अलावा नहीं है।
तो बच्चों यहाँ पर हमारा एक और चैप्टर बिल्कुल मैंने आपको बहुत ढंग से समझा दिया है, छोटा सा चैप्टर है, बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो बच्चों ऐसे ही मिलते हैं अपने नए नेक्स्ट शॉट में, ऐसे इंटरेस्टिंग मिलते हैं नए वन शॉट में। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन, टेक केयर। और जाते जाते एक बात और बता दूं, इनके नोट्स आप हमारे साइंस एंड फन के ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। गुड बाय एवरीवन।